कुमुद रंजन और मेरे साथ हैं पुष्पेश गर्ग। नमस्कार कुमुद। हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे बिहार राजनीति के बारे में। आज से हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को बिहार राजनीति में क्या चल रहा है इससे रूबरू करवाएं। तो पुष्पेश, आप तो अभी बिहार में हैं और एनडीए की बैठक हुई 12 सितंबर को, जिसमें जेपी हम्म। नड्डा भी गए और हम्म। उन लोगों के बीच में बातचीत हुई। आपको बातचीत देखने के बाद या जो वहां से खबर मिल रही है उससे क्या पता हम्म। चलता है, एनडीए में अब सब कुछ ठीक है? जी, एनडीए में बिल्कुल सब ठीक है। और जो एक अंदेशा लगाया जा रहा था कि एनडीए के घटक दल लोजपा के चिराग पासवान के जरिए कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, वो लोजपा और जदयू की आपसी खींचतान का एक सिर्फ नतीजा था। बाकी सब कुछ ठीक है। और जो 2 दिन पहले जेपी नड्डा की यहाँ पे पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। चिराग पासवान के तेवर किस परिस्थिति में ठंडे हुए हैं? पहले तो ऐसा लग रहा था कि सीटों के लिए उनका कुछ जेडीयू के साथ चल रहा है, लेकिन किस परिस्थिति में वो माने हैं या उनके तेवर हाँ, ठंडा हुआ है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप एक दर्शक के नाते देखेंगे तो आपको ये बहुत ही ज्यादा लगेगा कि नहीं, दोनों में तनातनी थी, ये थी वो थी। लेकिन अगर हम एक विश्लेषक के नाते देखें तो आपको कहीं ना कहीं देखिएगा कि चिराग की जो भी बयानबाजी थी वो सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार को लेके थी। वो जबकि एनडीए में वो भी हैं और वो भी हैं, लेकिन वो लगातार नरेंद्र मोदी की तारीफ किए जा रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी और इसमें एक राजनीति ही था। और लगातार हमलों के जरिए लोजपा का यह प्रयास था कि वह बिहार में 50 से ज्यादा विधानसभा टिकट वहां पे ले सके। लेकिन वहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब ये चुनाव लड़ा जाएगा तो उन्होंने साफ तौर पे जाहिर कर दिया कि वो लोजपा को 30 से ज्यादा सीटें नहीं देंगी। तो ये पूरी लड़ाई सीटों को लेके ही थी। कहीं चिराग पासवान का महत्वाकांक्षा तो नहीं है कि वो बिहार में कोई बड़ा पद प्राप्त, जैसे अगले अगर कुछ कुछ ऐसा परिस्थिति बना तो उप मुख्यमंत्री की मांग कर सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने दबाव बनाया जेडीयू पे या बीजेपी पे, एक दबाव बनाने की कोशिश किया उन्होंने, तो एक नहीं महत्वाकांक्षा नहीं, हो सकता है। नहीं, निश्चित रूप से जब राजनीति में इंसान होता है तो उसकी आकांक्षाएं अपार होती हैं। और चिराग पासवान ने जब से अपने ट्विटर पे अपना नाम युवा बिहारी किया है तो उन्होंने एक मुहिम जी हाँ। छेड़ी है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट वाली बात को। और वो लगातार अपने आप को बिहार के सबसे बड़ा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश में है। और कहीं ना कहीं यह बात जदयू को अखर रही है। जदयू का साफ तौर पे ये सोचना है, कहना है कि जब तक नीतीश कुमार है तो बिहार में सिर्फ नीतीश ही हमारे एनडीए के नेता होंगे। और चिराग पासवान नो डाउट की बहुत ही ऊर्जावान नेता हैं, युवा हैं। और चूंकि आपको कुमुद ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि बिहार में दलित 17% वोटर्स हैं। तो दलित वोट बैंक फिलहाल रामविलास पासवान को काफी ज्यादा समर्थन करता है, क्योंकि निसंदेह बिहार में फिलहाल दलितों के सबसे बड़े नेता अगर कोई है तो रामविलास पासवान हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं दलित को महादलित में कन्वर्ट कर दिया है। जो 22 जातियां आती है दलित में, उनको महादलित में कन्वर्ट कर दिया है और वो दलित के नेता आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इससे भी नाराजगी नहीं होती लग रही कि रामविलास पासवान से, कि उस चीज को उन्होंने छीन लिया है? जिस तरीके से नहीं नहीं, सुविधा या बहुत सारी फैसिलिटी नीतीश कुमार के द्वारा दी गई है पिछले कुछ सालों में दलितों को, कुमुद अगर आप तो उससे कुमुद अगर आप एक चीज का। चीज देखें बिहार के राजनीतिक समीकरण को, तो पूरे देश में आप जिस भी मुद्दे पे वोट करवा लो चलेगा, लेकिन बिहार में सिर्फ और सिर्फ जाति पे वोट होती आई है अभी तक के वो तो सभी बात सही है विधानसभा आपकी। चुनावों में। और अगर आप जातीय समीकरण देखें तो अगर राजद को हम ले लें तो राजद का जो मूल वोट बैंक है वो 14% उसके यादव वोट बैंक है और सोलह नए दशमलव नौ समीकरण कह सकते प्रतिशत हैं, मुसलमान वोटर्स मुस्लिम। हैं। तो वहीं नीतीश के पास आपको 9% उसके कोयली कुर्मी वोटर्स हैं। इसके अलावा जब भाजपा के साथ उसने गठबंधन किया तो अगर हम मान लीजिए 6% ब्राह्मण, 5% भूमिहार और पांच राजपूत, प्रतिशत 1.5% कायस्थ और 7% बन गया, यानी उसको ये 22% वोट उसको मिल रहे थे। तो नीतीश कुमार इंजीनियर से पहले, राजनीति में आने से पहले उन्होंने सोशल सोशल इंजीनियरिंग इंजीनियर। का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना पेश किया बिहार में। उन्होंने, अभी आपने जिक्र किया कि उन्होंने दलित को महादलित बना के तोड़ दिया उस वोट बैंक को। जी और अगर जी आप जी। देखेंगे, अगर आप ओबीसी को हटा दें, ओबीसी जो मुख्य ओबीसी से तेली हो गए, शाह हो गए, गुप्ता हो गए, इन सब को हटा दे तो बिहार में लगभग 30% दलित वोटर्स हैं, दोनों को मिला दे तो
मुसहर को जी आप हाँ। ले लें या डोम चमार, जितने भी सब किस्म के वो वोटर्स हैं, और उस पर नीतीश कुमार की नजर है निश्चित तौर पे। 2005 के चुनाव में भी नीतीश कुमार ने लालू यादव के एमवाय समीकरण, मुस्लिम समीकरण में सेंध लगाई थी, और अब वो जाके यही करने की कोशिश में है, क्योंकि अभी के चुनाव में उनको अच्छा खासा मुसलमानों का समर्थन प्राप्त है। तो दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक दलितों का है, तो वो उनकी नहीं, साधने की कोशिश है। रिपोर्ट में भी बहुत जगह आ रहा है कि ये नीतीश कुमार डीएम बाई समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं माए के जगह पे, जैसे दलित मुस्लिम यादव जैसे बहुत सारे नेताओं को उन्होंने राजद से लाया है, जैसे फातमी हो गए, उनके बेटे हो गए, फिर बहुत सारे यादव, 2-3 विधायक यादव हैं, और भी दलित नेता है, इन लोगों को तोड़ के लाया है। तो कहीं ना कहीं एक डीएम बाई समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है माए समीकरण के जवाब में। एक बात मैं खुद आपको स्पष्ट कर दूं, 14% जो यादव वोट बैंक है, वो आपको 14 का 14% राजद के खाते में जाएगा। ठीक है, अभी 2 दिन पहले मेरे बेगूसराय में सर्किट हाउस में रामकृपाल यादव आए हुए थे, जो कि पहले राजद के बहुत बड़े नेता माने जाते हाँ, रहे हैं, लालू यादव पटना के के करीबी आपके माने जाते थे। आपके गृहनगर पटना से वो सांसद हैं आपके। जी तो जी। वहां पे मेरे कुछ दोस्त मुझे बता रहे थे कि वहां पे एक बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, वो यादवों का है, जी तो जी। वहां से 15-20 यादव आए थे, और वो सर्किट हाउस में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हम रामकृपाल यादव से भले ही मिलने आए, लेकिन हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं। तो जिसका जो जी जी। कैडर वोट है ना, वो कैडर वोट कहीं नहीं जाने वाला है। और नीतीश कुमार ने भले ही कोशिश की कि दलितों को वो साध ले, और जीतन राम मांझी को लाना, रामविलास पासवान को डैमेज करना था, लेकिन अब हालात थोड़े से बदल गए हैं। और अभी तक जो सुगबुगाहट है, जैसे मैं बिहार में बात करता हूँ लोगों से, जब मिलता हूँ चौक चौराहों पे, तो वो दलितों में भी रामविलास पासवान को अपना नेता मान रहे हैं, नीतीश कुमार को नहीं। अब आते हैं सीटों के बंटवारे पे। आपको क्या लगता है एनडीए का जो सीट बंटवारा होगा उसमें कितने कितने सीट किसको किसको मिलेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, इससे पहले जितने भी चुनाव एनडीए ने लड़े हैं साथ में, तो उसमें जदयू ज्यादा सीटों पे लड़ती थी, भाजपा कम, लेकिन जी जी। वोट प्रतिशत भाजपा का ज्यादा था हमेशा से। लेकिन इस बार क्या है कि पिछले चुनाव में, जब लोकसभा चुनाव में भाजपा और जदयू दोनों ने 17-17 सीटों पे बराबर लड़ा था, और 6 सीटें लोजपा के खाते में गई थी। इस बार जी लोजपा जी। का उस वोटिंग जो प्रतिशत था अंतिम लोकसभा चुनाव में, उसके आधार पे लोजपा दावा कर रही है कम से कम 45 सीटों का, 45 से 50 सीटों का। लेकिन जदयू उसे 25 से 28 देने के मूड में है, जो अभी तक समीकरण निकल के आए हैं और उसके साथ में अकॉर्डिंग जीतन राम इसको मांझी की पार्टी है। हाँ हाँ, तो अभी अभी एक चीज और स्पष्ट नहीं हुआ है, मांझी का गठबंधन सिर्फ नीतीश कुमार से है या एनडीए से, क्योंकि अभी तक भाजपा ने आधिकारिक ऐसा कोई बयान दिया नहीं है कि दिया मांझी नहीं, उसके सही खेमे बात में बोल रहे आए हैं आप। हैं। तो जहां तक मुझे अभी तक पता है कि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी का शायद विलय करें, और विलय अगर नहीं भी करते हैं तो उनको 3 से 4, मैक्सिमम 3 से 4 सीटें दी जाएंगी, और 2 सीटें जदयू अपने कोटे से उनको देगी, और 105 सीट पे ये दोनों लड़ेंगे, जदयू भाजपा। ये भी तक स्पष्ट है, अभी तक ये वो तो था बराबर सीट पे लड़ेंगे। सीट समीकरण पे बात किया। अब हम बात करते हम्म। हैं मुद्दा। इस बार हम्म। बिहार चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि कोरोना चल रहा है और सरकार की लापरवाही भी सामने आई है, और हम्म। केंद्र सरकार की भी इतनी कोरोना में सक्रिय, मतलब कहें कि तैयारी नहीं दिखी। तो और बहुत सारा मुद्दे, अभी मुद्दे बिहार में हैं, उभर कर आ रहे हैं। अभी फिर से क्राइम बढ़ने लगा है, प्लस जो बिहार के मुख्य डीजीपी है उनकी विफलता है क्राइम रोकने में। या विकास तो मानो कि एक पैटर्न थोड़ा सा बना है कि शहरों का विकास हो रहा है, गांव में बिजली पानी ये सब मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन बेरोजगारी एक अभी बहुत बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। तो बिहार में इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है, आपको क्या लगता है? देखिए, मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। इसमें अब कोरोना को मैं 2 मिनट के लिए से पीछे छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जदयू जहां अपने अपने 15 साल के अच्छे काम और 15 साल राजद के जंगल राज को इस बार भी लेके जा रही है चुनाव में, वहीं तेजस्वी यादव ने आज से कुछ दिनों पहले एक सभा में जाके यह कह के माफी मांगी थी जनता से कि उनके पिताजी के शासनकाल में जो चीजें हुई वो उससे अनभिज्ञ थे, वो छोटे थे, और उन्होंने इसके लिए माफी मांगी, अगर कुछ गलत हुआ तो हम माफी मांगते हैं। और क्या अगर माफ कर देगी? माफी ये मांगने तो से देखिए क्या अब जनता चुनाव में माफ पता करेगी? चलेगा, लेकिन जहां तक अगर अभी आप बात करोगे, तो सवर्णों में जो सवर्ण जो कहने के एनडीए का मूल वोट वोट है। बैंक माना जाता है, उसमें तो जदयू के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी है। और
मैं जिस इलाके से आता हूँ बेगूसराय, ये आपको थोड़ा सा वैसे भी कन्हैया और गिरिराज जी को लेके कुछ ज्यादा ही स्पेशल में रहने वाला है। सेंसिटिव पिछली एरिया बार हो भी गया था है। अंतिम जो विधानसभा चुनाव 2015 में, यहाँ 7 की 7 सीटें महागठबंधन ने क्लीन स्वीप कर दी थी, जबकि बेगूसराय को कहीं ना कहीं एक बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है भूमिहारों का वामपंथ के इलाका माना टूटने के जाता बाद। है। हाँ, वामपंथ के टूटने के बाद, लेकिन जी बीजेपी जी। को 7 की 7 सीटों पे हराया था लास्ट में महागठबंधन ने। तो अगर सबसे बड़ा मुद्दा होगा तो निस्संदेह इस बार बेरोजगारी होगा, लेकिन इस बेरोजगारी की आड़ में अगर आप ये सोच रहे हैं कि जाति के मुद्दे दबेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। और युवा जिस भी वर्ग का है, युवा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बिहार में इस बार सपोर्ट कर रहा है, जो अभी तक देखने को मिला है। उसको लग रहा है कि इसको मौका देना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना कि अभी कुछ दिन पहले एक बयान आया था नीतीश कुमार का, कि अगर किसी दलित के घर में हत्या होती है तो नौकरी दिया जाएगा। इसका जी जी। बहुत ही बुरा मतलब आपको क्या कह सकते हैं फीडबैक देखने को मिला है। जब आप मिलेंगे दलितों कहीं से, ना कहीं। वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये सरकार तो हमारे घर में खून करवाना चाह रही है। तो कुछ ऐसे जो और मुद्दे हैं इसमें जो भाव। इसमें स्वर्णों की भी तो नाराजगी हो सकती है कि उनके मतलब दलितों के घर में मृत्यु हो सकता है तो उनको नौकरी मिल सकती है। तो मैंने क्या गुनाह किया जो मेरे घर में अगर मृत्यु होती है तो मेरे घर में क्यों नहीं नौकरी मिल सकता है। इसलिए बाकी जो जाति है उनमें नाराजगी तो हो सकती है, जो नहीं, इन्होंने जो नाराजगी दांव है चला ना। है। नहीं नहीं, देखिए, बिहार का जो सवर्ण वोट है वो एक तरह से संपन्न परिवार माना जाता है। और ये लोग कारोबारी एक तरह से होते हैं। तो इनमें से ज्यादातर जो हुए हैं कारोबारी लोग, इनकी शराब से जुड़ी व्यवसाय हुआ करती थी कभी। तो शराबबंदी का जो एक असफल प्रयास रहा है बिहार में। आपको बिहार में आज शराब घर घर में होम डिलीवरी पे मिल रहा है। अब जी देखिए, जी। सरकार का काम है नीति बनाना, उसको लागू करना कर्मचारियों का काम है। कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया तो वो पूरी तरह से फ्लॉप रही है। और शराब आज की डेट में होम डिलीवरी हो रहे हैं। और वहीं राजद ने स्पष्ट कर दिया है कि वो शराबबंदी को हटाएगी। आज एक एक नई पार्टी है प्लूरल्स, आपने नाम सुना होगा आजकल। तो उन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में इस बात। हेलो, अब आ आप रहा सुन आगे रहे हैं हाँ। मुझे? जी, हाँ हाँ। मैं वही बोल रहा था आपको कि एक शराबबंदी जो मुद्दा है ना कुमुद, क्योंकि ये जी जी। क्षेत्रीय रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया था। इसमें मेरे ख्याल से कम 40 से 50 हजार लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, विभिन्न रूपों में, मजदूर में या मैनेजर में, अकाउंटेंट में, मालिक के रूप में। तो उनका जो व्यवसाय प्रभावित हुआ है, तो ये थोड़ा सा पैनिक है। और बाकी अगर विकास की बात करेंगे आप कुमुद, तो निश्चित रूप से जो 15 साल पहले बिहार था वो कहीं ना कहीं ठीक हुआ है। लेकिन ये जितने भी काम हुए हैं, ये पहले टर्म में हुए हैं। दूसरे तीसरे टर्म में ये पहले और दूसरे सरकार। टर्म में। जी, मतलब ये 2010 के बाद अगर आप देखें तो ये सरकार इस्तीफा दो इस्तीफा लो इस पे काम करती है। जीतन राम मांझी आए, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, फिर नीतीश आए, फिर तेजस्वी से उनका गठबंधन टूटा, फिर भाजपा में आए। तो बहुत सारे उथल पुथल के बीच पिछले 10 साल से शासन हो रहा है। तो बिहार में अगर विकास हुआ है तो पहले 5 सालों में हुआ है सिर्फ। क्या लगता है आपको कि विपक्ष तैयार है इन सब मुद्दों को भुनाने के लिए? जितने विपक्ष भी तो आपने तैयार मुद्दे था। बताए उसको भुना लेगी? नहीं, विपक्ष तो तैयार था, लेकिन एक हालिया बहुत बड़े घटना ने विपक्ष के जो मूल वोट बैंक है उन पे थोड़ी सी चोट इसलिए की है कि रघुवंश सिंह एक प्रखर समाजवादी नेता थे। और जी जी। मैं वो जब अपने उनका मृत जिक्र करने ही वाला था। जी, वो जब अपने मृत सैया पे कुमुद थे, तो उन्होंने उस सिचुएशन में, जब वो अपनी जीवन के अंतिम पलों को गिन रहे थे, तो उन्होंने उस सिचुएशन में अपना इस्तीफा नामा राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भेजा था। तो जहां तक मुझे पता चला है कि जब उनका पार्थिव शरीर लाया गया था पटना में, तो रघुवंश प्रसाद सिंह के जो परिवार वाले हैं उन्होंने राजद और कांग्रेस के नेताओं को उन पे उनके पार्थिव शरीर पे माल्यार्पण करने से रोक दिया था। तो जहां तक ये पता चला है कि जदयू इस बात को इस चुनाव में भुनाने वाली है, रघुवंश सिंह के मामले को। कांग्रेस इन सबों के बीच में कहाँ दिखती है? कांग्रेस की कुछ तैयारी या कुछ हलचल है उनमें कि वो उस चुनाव में पिछली बार उन्होंने 41 में से 27 सीटें जीती थी। इस बार क्या लगता है आपको कांग्रेस कितनी तैयार है इस बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस में? को आ, कांग्रेस को हम लोग अंडर एस्टिमेट अभी तक कर रहे हैं फिलहाल भारतीय मीडिया। लेकिन बिहार चुनाव में कांग्रेस ने अपने पुराने जो मूल वोट बैंक थे उनके, ब्राह्मण भूमिहार, उन्होंने
उनको तवज्जो देना शुरू किया है, और इसी कड़ी में उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष एक ब्राह्मण मदन मोहन झा को बनाया। उसके बाद अभी तक जितने भी संभावित हैं उम्मीदवार, उनमें से 90% सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण समुदाय से आ रहे हैं अभी तक। हेलो। हाँ आगे बोलिए। मैं बोल आवाज आ रही रहा कि जैसे बेगूसराय में भाजपा कांग्रेस के 3 सीट थे, तो कांग्रेस उन तीनों में से कांग्रेस ने उसमें से 2 सीट पे आपको अगरी जाति के व्यक्ति को टिकट दिया था, और एक भी पिछड़ी जाति के थे। लेकिन इस बार जैसा सुनने में आ रहा है, 3 की तीनों सीटों पे अगरी जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया जा रहा है कांग्रेस तरफ कहीं ना कहीं। और जो अगरी जातियां हैं उनमें भाजपा के प्रति नाराजगी है, नाराजगी इसका आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जो बेरोजगारी एक बहुत देश के लिए बहुत बड़ा व्यापक मुद्दा बन गया है, और कहीं ना है। कहीं बेरोजगारी तो सवर्णों मुद्दा। को ये लग रहा है। जी 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 बोलिए। जी, कहीं हाँ ना कहीं कह रहे कि बिहार बेरोजगारी में तो सवर्णों को। जी कौन। देशव्यापी मुद्दा है बेरोजगारी। देखिए कुछ जैसे भूमि सुधार कार्यक्रम कुछ से लगातार सरकार ला रही है। इसके तहत जो ऊंची तबके के लोग हैं, उनके जमीन से जुड़े व्यवसायों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और कहीं ना कहीं जब पिछले साल पूरे बिहार में सर्वेक्षण का दौर चल रहा था, तो उसमें उन लोगों की बहुत सारी जमीनें गई हैं। तो ये सब कुछ ऐसे आपको मूल मुद्दे हैं जिससे सवर्णों की नाराजगी है। और शराबबंदी तो था ही, बेरोजगारी सबसे बड़ा है, ऊपर से जमीन वाला, और ये जो भी 80 वाला फरमान दिया था नीतीश कुमार ने कि वो नौकरी देंगे, तो ये एक थोड़ा सा गुस्से का और वजह बना है। तो कुल मिलाकर बिहार का चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है और हमारी नजर रहेगी इस पे, और हम लोग लगातार अपडेट देते रहेंगे। कोशिश रहेगी कि जितना कवर कर सकते हैं हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। तो कुमुद मैं एक धन्यवाद बात पुष्पेश बोलूंगा जी। आपको, कुमुद मैं आपको तो एक चीज हमारे खत्म साथ करूंगा। कुमुद बोलिए। मैं आपको बस एक चीज खत्म करूंगा कि यह चुनाव एक तरफा नहीं होने वाला है। और यह चुनाव जो भी सरकार बनाएंगे, नहीं, चाहे ये बनाए विपक्ष राजद वाले या जदयू वाले, 25 से 30 सीटों का अंतर सिर्फ रहने वाला है। इस बार टक्कर बहुत भयानक होने वाली है। जिस तरीके की परिस्थिति बन रहा है उससे तो यही लग रहा है कि इस बार चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं। बिल्कुल ये मेरा भी बिल्कुल मानना है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। देखिए आगे हम लोग नजर बनाए रखेंगे और दर्शकों के जी सामने बिहार के चुनाव से हर छोटी छोटी या बड़ी न्यूज हम लोग साझा करते रहेंगे और हम लोग इसी तरीके से आगे भी बातचीत करते रहेंगे।